ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का पहला साप्ताहिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम है पुस्तकालय, बर्थ ऑफ अ नेशन, द 21 डेज दैट मेड इंडिया। उन 21 दिनों की कहानी। जिन्ना कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए। रोज़े के दिन लंच रखते हैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का, और वहाँ बैठी लियाकत अली खां की बेगम और उनकी बहन वो मजाक उड़ा रही इंडिया का कि ये तो ज्योतिषियों से देख के उद्घाटन कर रहे हैं। जिन्ना वैसे भी अपना दारू, अपना सोसेज और एंजॉय करने वाला, ईटिंग, एंजॉयिंग हिज लिकर एंड सिगार। और जिन्ना का यार दोस्त कौन है? दाल मियाँ। हमने माउंटबेटन को क्यों बनाया गवर्नर जनरल? रिपब्लिक को ना बनाना बड़ा मुश्किल था और बड़ा आसानी से वी कैन लूज दिस। डिटेल्स हमको इसीलिए नहीं मालूम है क्योंकि काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स उस पीरियड का था प्रिंसली स्टेट्स रिलेटेड, वो सब जला दिया था। किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जरा बताएं इसके बारे में। हिस्ट्री में मर्डर्स है, अफेयर्स है, काफ़ी कुछ है उसमें। नेहरू गोज बैलिस्टिक अगेंस्ट कोरफील्ड कि कोरफील्ड के बोलते हैं कि तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास पावर नहीं है जल्दी जलाने के लिए। उसके बाद वो दोनों फिर झगड़ना शुरू होता है। बिल्कुल, वो ऐसी की तैसी करोगे कैसे नहीं, साम दाम दंड हुए, देश को एक रखना है। तो बी केयरफुल। आबिदा सुल्ताना नाम था। अबीदा सुल्तान सो उनको बुलाता है और उनको बोलता है कि देखो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे हर साल 5 लाख रुपए भेज देना, मैं उधर गवर्नर जनरल बन जाऊँगा वगैरह वगैरह, और तुम भोपाल देख लो। तो अबीदा बोलता है कि नहीं, मैं भोपाल इंडिया को हैंड ओवर करने के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इंडिया का फ्रीडम, एक्चुअली फ्रीडम स्ट्रगल वॉज न्यूज़ जर्नलिज्म का सबसे ग्लोरियस मोमेंट है। तो माउंटबेटन बताता है गांधी क्या करते हैं, ये पहले बोलते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बात करूँगा। कुछ एक मुद्दों पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक पन्ने पे थे। हाउ डिड दैट हैपन? पता नहीं, मुझे लगता है ना सावरकर जो है, मुझे लगता है कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का एक ट्रैजिक फिगर है। इस किताब को लिखने के दौरान कागजों की तलाश में आपको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है। मेरे पास काफ़ी वेला टाइम था। ये आप हैं केरल के और आपने वर्ड पंजाबी का इस्तेमाल किया, वेला टाइम। ये 14-15 अगस्त की दरमियानी रात है। घड़ी में वक्त है 12:20 का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय हाउस के दरवाजे पर हैं। कुछ ही मिनटों में उनकी मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से होती है। उनको खबर की जाती है कि भारत की संविधान सभा ने ये फैसला किया है कि आप देश के पहले गवर्नर जनरल होंगे। इसके बाद पंडित नेहरू उन्हें एक लिफाफा सौंपते हैं जिसमें कैबिनेट के मेंबर्स की सूची होती है, लेकिन ये सूची पूरी तरह से ब्लैंक है। दरअसल ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। ये पहली मुनादी थी दुनिया में कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया है। कितना आसान लगता है हम लोगों के लिए 15 अगस्त के रोज़ जलसा मनाना या फिर गांधी, नेहरू और पटेल की कमियों और खूबियों को गिनाना, पर हमें ये कतई नहीं पता है कि कितनी दुश्वारियों के बीच इन तमाम महानायकों ने देश को एकजुट करने का काम किया। और इन लोगों के नाम तो तब भी जिक्र में आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे लोग जो पर्दे के पीछे थे और पटेल के साथ, नेहरू के साथ भारत के एकीकरण की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बारे में हमें पता चला है इस कमाल की किताब के ज़रिए जो इस वक्त मेरे हाथ में है। किताब जिसका शीर्षक है बर्थ ऑफ अ नेशन, द 21 डेज दैट मेड इंडिया। उन 21 दिनों की कहानी। उल्टी चक्की चलाइए 14-15 अगस्त से, तो पिछले 21 दिन माउंटबेटन के आगमन से जिनकी गिनती शुरू होती है। इस किताब को जोजी जोसेफ ने लिखा है। इस किताब की कीमत 799 रुपये है। मुझे पूरा भरोसा है कि ई बुक सस्ती होगी, और ना भी सस्ती हो तो ये आपके किताब घर की सबसे ज़रूरी किताब होने वाली है। इसलिए बिना किसी हिचक के और बिना किसी वजह को तलाशे अतिरिक्त कि अरे साहब महंगी बहुत है, हिंदी में आएगी तब, पेपर बैक आएगा तब खरीद लेंगे, अविलंब इस किताब को पढ़ लीजिए। ये किताब 227 पन्नों में फैली हुई है। इसमें मैंने नोट्स और इंडेक्सिंग के पन्ने नहीं जोड़े हैं। 31 के लगभग, अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही है तो इसमें अध्याय हैं। जी 31वें अध्याय के कुछ प्रसंगों का मैंने आपसे जिक्र किया। ये अध्याय शुरू होता है जब राजेंद्र बाबू 11 बजे खड़े होते हैं और हिंदुस्तानी ज़बान में अपना संक्षिप्त भाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले वो उन तमाम हुतात्माओं को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी की राह में कुर्बानी दी। गांधी जी को याद करते हैं, पाकिस्तान को शुभकामनाएं देते हैं,
कौमी एकता की बात करते हैं। उसके बाद सुचेता कृपलानी हैं जो वंदे मातरम के अंश पढ़ती हैं। उसके बाद पंडित नेहरू की वो मशहूर स्पीच है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पंडित नेहरू के बाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले मुस्लिम लीग के एक नेता हैं खलीकुज्जमा चौधरी, उनका भाषण भी हुआ था। ये बात और है कि इस भाषण के 4-6 महीने बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। इसी तरह से जिन्ना की कैबिनेट में भी जोगेंद्रनाथ मंडल थे, उनके लॉ मिनिस्टर बने थे, जो बाद में हिंदुस्तान आ गए थे। इतने कमाल के प्रसंग हैं, रियासतों के दाव पेच, किस तरह से भोपाल के नवाब आखिरी वक्त में जाके जिन्ना के सामने गड़गड़ाते हैं कि आप हमें कुछ तो बना दीजिए, कराची में 2 मकान खरीद लिए हैं हमने और हम सब छोड़ के चले आए। आखिरी तक बाकी सबको भड़काते रहते हैं। इंदौर के होलकर हैं जो लंबे समय तक अपने वाग विलास में और दूसरे किस्म के विलास में व्यस्त रहे, उनके पास समय नहीं था। स्कूली बच्चों की तरह जाके झूठ बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि मैं 25 जुलाई की प्रिंसेस की मीटिंग में, चैम्बर की मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं भारत में नहीं था, जबकि वो 24 जुलाई को आ गए थे। और माउंटबेटन उन्हें करेक्ट करते हैं। कोई है जो रिवॉल्वर लेके अपनी ही बहन को धमकाता है, कोई है जो चोरी छिपे जिन्ना से बात करता है, और कितने ही ऐसे प्रशासनिक अमले के लोग हैं जो लगातार पटेल को और नेहरू को खबर दे रहे थे कि इस एकीकरण की राह का सबसे बड़ा रोड़ा अहमदाबाद का माफ़ करिएगा हैदराबाद का निज़ाम क्या युक्तियां लड़ा रहा है, कौन से ऐसे ब्रिटिश नौकरशाह हैं, वकील हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, कौन है जो एक लंबी चौड़ी बोट तैयार कर रहा है ताकि 20 टन सोना गुजरात में आ सके, ताकि हथियार खरीदे जा सकें। जामनगर का नवाब किस तरह की जालसाजी कर रहा है, किस तरह के झूठ बोल रहा है, किस तरह से भुट्टो को, आपने बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुना होगा, हम उनके दादाजी की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनकर आए थे जूनागढ़ के, उनकी युक्तियों को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। कितने ही प्रसंग, आप रियासतों के नाम लीजिए, मैं आपको प्रसंग बता सकता हूँ। त्रिपुरा के साथ आने में किस तरह की दिक्कत थी सिलहट के दंगों के बाद, मणिपुर की एकता में किस तरह की मुश्किलें आ रही थी, नागा गुट किस तरह के डेरे डाल रहे थे दिल्ली में, किस तरह की बातचीत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की बात बहुत होती है लेकिन धौलपुर की बात नहीं होती है, जोधपुर की बात नहीं होती है। ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिनसे ये किताब भरी पड़ी है। और कुल जमा इस किताब को पढ़ के जो पहला भाव मन में आता है वो ये है कि बहुत आसान है आज़ादी के 78-80 साल बाद अपने नेताओं को कोसना, पटेल की गलती, नेहरू की गलती, गांधी की गलती आदि इत्यादि। बहुत मुश्किल है उन जटिलताओं को समझना जिसमें ब्रिटेन के अधकचरे फैसलों के बीच देश कैसे एक रहे, रियासतें कैसे एक रहें, तमाम लीगल लूप होल्स के बीच कोई बलवा ना हो, फसाद ना हो। और ये सब तब जब घड़ी की टिक टिक ज़ोर से चल रही है और जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 की डेडलाइन फिक्स की गई है। इन सब के बारे में हमें इस किताब के ज़रिए पता चलता है। मेरा नाम सौरभ है, पर नाम से ज़्यादा ज़रूरी है कि किताब के बारे में बात हो, इसलिए मैंने इतना लंबा वक्त लिया। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है और ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का पहला साप्ताहिक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम है पुस्तकालय। हम अपने तई अलग अलग पुस्तकालयों में जाएंगे, अपने पुस्तकालय में जाएंगे, एक किताब चुनेंगे हर हफ्ते और उस किताब को और उसके लेखक को आपके सामने लेकर आएंगे ताकि हम विस्तार से समझ सकें कि हमारे ज्ञान में श्री वृद्धि करने के लिए किन लोगों ने सतत प्रयास किया है। जोसेफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तकालय के पहले एपिसोड में। थैंक यू सर। बहुत कमाल की किताब, मैं आपका मुरीद हूँ। आपकी जो पिछली 2 किताबें हैं ये भी देवियों सज्जनों आप लोग खोज कर पढ़िए। अ फीस्ट ऑफ वल्चर्स, ये हार्पर से प्रकाशित किताब है, द हिडन बिजनेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये जो तमाम घपले, घोटाले, इस्तीफे, अंतरात्मा की कथित आवाज़ सुन के मन बदलने के प्रकरण आपको सुनाई देते हैं और उसके बाद सब मामले ठंडे पड़ जाते हैं, उनके खिलाफ चल रही जांचें इत्यादि। ये कैसे अंदरूनी तौर पे काम करता है डीप स्टेट, इसकी पहली झलक तो आपको मिलेगी फीस्ट ऑफ वल्चर्स में और दूसरी झलक मिलेगी द साइलेंट कू। ये किताब भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ डीप स्टेट। ये दोनों किताबें भी आप ही की लिखी हुई हैं। अब तीसरी किताब पर आता हूँ। मैं सबसे पहले भाई साहब आपसे कॉल चाहता हूँ, क्योंकि किताब 15 अगस्त को ख़त्म हो जाती है, पर कुछ सवालों के जवाब अभी भी रह गए हैं कि ऑपरेशन पोलो कैसे डिज़ाइन हुआ, हैदराबाद को कैसे लाया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कैसे हुआ, हरी सिंह के देर से लिए गए फैसले का खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा, भोपाल, धौलपुर, ये सब जो लिम्बो में थे, भोपाल वाले ने तो खैर दस्तखत कर दिए थे,
या फिर आगे चल के गोवा, पौंडचेरी, ये सब ये जुड़े, तो हमें लगता है कि अभी इसका एक सीक्वल तो बनता है इसकी उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन जो असल में आइडिया उम्मीद है ये कि 2-3 किताबों के थ्रू ये जो है 1947 समर से 50-52 तक जो इंटीग्रेशन हुआ और इंस्टीट्यूशंस बने उसका कहानियाँ सुनाओ, especially through little known, lesser known heroes and villains and characters. क्योंकि हम गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना, ये सब हम जानते हैं उनका कहानियाँ, बट हम उन हीरोज़ की कहानियाँ बहुत कम सुनते हैं जो अपने लाइफ को विदाउट एनी रिवॉर्ड्स पुट एट रिस्क और टू स्टैंड जो है आज हिस्ट्री में डिबेट हो रहे, बट उस टाइम बड़ा साफ था। तो इसीलिए अगले किताब अगस्त 15 को सुबह शुरू होके मेरा उम्मीद है कि गांधी जी के असैसिनेशन के साथ खत्म हो जाएगी। अच्छा, और इस किताब के हिंदी अनुवाद की हम कब उम्मीद कर सकते हैं? दूसरी भारतीय भाषाओं में कब आएगा? हाँ, सो इसका जो है, मैं अभी बहुत लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि हिंदी में जल्दी चाहिए, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम लोग अगले 3 महीने के अंदर हिंदी निकलवा दें। और ऑलरेडी कुछ लैंग्वेजेस का राइट्स लोग ले रहे हैं और वो सब मतलब जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लोग इतना अच्छा लगे किताब जो है, जो भी हम लोगों ने जैसे ही पहला इश्तिहार देखा, मैं, हमारे साथी हैं दीपक, मैंने कहा मुझे ये किताब चाहिए। अच्छा, चलिए अब किताब पर आते हैं बिना देरी के। बहुत ही रोचक ढंग से चैप्टराइजेशन हुआ है, मतलब एक उपन्यास की तरह खुलती है ये किताब। और जो पहला ही चैप्टर है जिसमें सर सीपी रामास्वामी जो हैं, त्रावणकोर के दीवान हैं, वो एक शास्त्रीय संगीत की महफिल में जा रहे हैं और उनके ऊपर मनी साहब हमला करते हैं, और कैसे एक व्यक्ति पर किया हमला कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ऐसे बदल सकता है कि भोपाल के नवाब हतप्रद हैं, निज़ाम को चिंता हो रही है, धौलपुर वालों को चिंता हो रही है, अरे सर सीपी नहीं है, अभी रणनीति कौन बनाएगा। और किस तरह से त्रावणकोर की पूरी तैयारी थी एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे कि हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सेना है, एक तरफ सागर है, एक तरफ पहाड़ है, हमें आवश्यकता नहीं है। ज़रा सर सीपी की भूमिका और त्रावणकोर की भूमिका के बारे में बताइए। देखो, त्रावणकोर, सर सीपी जैसे मद्रास में लॉयर थे, वो पहले त्रावणकोर लॉयर बन के आ गया, फिर उसका एडवाइसर बन गया, फिर दीवान बन गया। और सीपी दीवान बनने के बाद त्रावणकोर में इकोनॉमिकली काफ़ी बूम हुआ था और त्रावणकोर तेज़ी से डेवलप हो रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम मोनोसाइड द्वारा का जो इम्पोर्टेंस न्यूक्लियर एरा में पता चल गया था कि तो त्रावणकोर was actually very financially growing and stable princely state, but उधर अंडर करंट जो था बिलो सरफेस है, बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी, कम्युनिस्ट मूवमेंट बड़ा तेज़ी से फैल रहा था और बाकी वर्कर्स का भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था। फिर भी ओवरऑल त्रावणकोर वाज एन इकोनॉमिकली प्रॉस्परस प्रिंसली स्टेट। और ये दर्शकों की समझ के लिए, जो आज का केरल है, पूरा केरल नहीं है, उसका एक बड़ा हिस्सा, हाँ, आज का केरल का सदर्न पार्ट जो अप टू आलपी से लेकर, आप एलपी के रहने वाले? मैं आलपी का, आलपी, कोल्लम, ट्रिवांड्रम और पार्ट्स ऑफ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो वो है त्रावणकोर स्टेट था, स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट। और इन लोग जो है 1947 में ये पूरा इंडिपेंडेंस का तैयारी कर रहे हैं त्रावणकोर। और उनका आर्गुमेंट यही है कि हम थाईलैंड से भी बड़ा है, हम काफ़ी यूरोपियन देशों से बड़ा है, क्यों नहीं इंडिपेंडेंट हो सकते। बाकी जो आपने बताया अभी कारण और भी है, नेपाल से बड़ी हमारी इकोनॉमी है। नेहरू को तंज करते हुए वो कहते हैं कि आप उनको मान्यता दोगे, हमें नहीं दोगे। तो ये जो है सीपी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है अमेरिकन स्टाइल का गवर्नेंस के लिए कि दीवान प्रेसिडेंट बन जाएंगे, टिटुलर राजा होंगे और नीचे बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, अपना करेंसी का प्रिंटिंग, मतलब पूरा तैयारी चल रहा है, नेशन स्टेट का तैयारी चल रहा है। और जून में इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट इज अप्रूव्ड इन लंदन, महाराजा और इंडिया अपने रेडियो स्टेशन में अनाउंस कर देते हैं कि त्रावणकोर विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम 15 अगस्त। और उनका अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में अपॉइंट कर देती है और जापान, यूके, अलग अलग देशों से अपना MOUs साइन कर रहे हैं, काफ़ी प्रिपरेशन चल रहे हैं। उसका बीच में सीपी का जो है, जो
सीपी का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविएशंस बोलिए जो भी, वो जो है इट बिगिन्स टू इन्फ्लुएंस नवाब ऑफ भोपाल, होल्कर ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेट्रा, and they are all coming together around CP as this key brain, Nawab of Bhopal as a chief organizer of a network of princely states. वो एक दो नहीं था, काफ़ी लोग थे. ट्रावनगुर थे, उसके आगे आके आप देखें तो इंदौर थे, भोपाल थे, हैदराबाद था, जूनागढ़ थे, धौलपुर थे, और आखिर में जोधपुर वगैरह भी कोशिश किए थे. तो इंडिया का हार्ट, थ्रू द हार्ट ऑफ इंडिया, एक नेटवर्क ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस के कोशिश में थे. और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सिंपथाइजर्स भी थे, सपोर्ट भी थे. इनका जो कॉन्स्पिरेसी का और उनका जो पूरा स्ट्रैटेजी का डिटेल्स हमको इसीलिए नहीं मालूम है क्योंकि काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स उस पीरियड का था प्रिंसली स्टेट्स रिलेटेड, वो सब जला दिया था. जी, दूसरे चैप्टर में आपने कॉर्नफील्ड का जिक्र किया है. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने. दूसरा हमको अभी भी नहीं मालूम है कौन सी राजा ने कौन सी डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर लिया, क्या क्या हमको नहीं मालूम है, क्योंकि 565 रूलर्स प्लस एटलीस्ट 200-300 प्रिंसिपैलिटीज, जमींदार वगैरह थे, तो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया. तो हमको अभी पूरा पिक्चर नहीं मालूम है, बट ये मालूम है कि जरूर ट्रावनकोर एंड निज़ाम वेयर द लीडिंग पावर्स लीडिंग द प्रिंसली स्टेट्स दैट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. अलग देश बनाना है, अलग अलग देश से बनने का. और नवाब भोपाल बोलता है कि यूरोप में जैसा स्विट्जरलैंड है, भोपाल हम स्विट्जरलैंड बन सकते हैं इंडिया का. इंटरेस्टिंग. आपने दूसरे चैप्टर में कॉर्नफील्ड के हवाले से लिखा है कि वो सारे कागज़ जला दिए गए जिसमें इन रियासतों के अफेयर्स के बारे में, जिसमें मर्डर, अफेयर, प्लंडर्स, इंटेलिजेंस, इन सब का जिक्र था. अब इस चीज़ को लेके बहस भी हुई थी पटेल, कॉर्नफील्ड, इन सब के बीच. किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही, ज़रा बताएं इसके बारे में. देखो, इन द समर जो है कॉर्नफील्ड जब इंडिया आता है, कॉर्नफील्ड का जन्म भी इंडिया में हुआ था. कॉर्नफील्ड फाइनली पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का हेड बन जाती है. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो एम्पायर का प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है पूरा मैनेज करता है. तो बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट, उनका रेसिडेंस है हर बड़ा प्रिंसली स्टेट्स में. बाकी जो हमारे परसेंटेज वगैरह है, कॉर्नफील्ड जो है 47 का शुरुआत में, when it is clear Mountbatten is being appointed and India is going to be free, he orders residents and his officers across India to start destroying the documents. और वो डॉक्यूमेंट्स कौन सी है? 300 साल का पूरा प्रिंसली स्टेट्स और एम्पायर का बीच का पूरा हिस्ट्री है. और हिस्ट्री में मर्डर्स है, अफेयर्स है, काफ़ी कुछ है उसमें. और ये सब चीज़ जो देख के गुस्सा हो रहा है इधर दिल्ली में, नेहरू एक दो चिट्ठियाँ भेजते हैं वाइसरॉय को. इनफैक्ट बिफोर माउंटबैटन वेवल को भी चिट्ठी भेजते हैं, फिर माउंटबैटन आने के बाद उनको भी चिट्ठी भेजते हैं. फिर नेहरू को ना उस समर में तो गुस्सा का उसका तो कोई आमदी नहीं, वो ही इज़ कम्प्लीटली एंग्री यंग मैन, यू नो. और जून 2nd वीक में माउंटबैटन के साथ एक मीटिंग होता है जहाँ जिन्ना भी है, नेहरू, पटेल, लियाकत अली खान, कृपलानी वगैरह है. और उस मीटिंग में नेहरू गोज बैलिस्टिक अगेंस्ट कॉर्नफील्ड, कि कॉर्नफील्ड के बोलते हैं कि तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं है, यू डोंट हैव द राइट टू बर्न. और माउंटबैटन पूरा देर चुपचाप बैठ जाते. और कुछ टाइम के बाद, प्रॉब्ली फॉर द लास्ट टाइम, जिन्ना एग्री करते नेहरू के साथ कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होने वाला है, तुम्हारे पास पावर नहीं है जल्दी जलाने के लिए. उसके बाद वो दोनों फिर झगड़ना शुरू होता है, जिन्ना और नेहरू के बीच में फिर आर्गुमेंट शुरू होता है, who is independent, who can be a nation state, etc., etc. Anyway, but out of that meeting comes, Mountbatten agrees to set up a department called State Department to be headed by Patel and to be assisted by V.P. Menon. And that department then becomes the first Indian-run entity, and a department run by Indians, for the first time begins to deal with all these powerful princely rulers. मेरा किताब का भी होने की एक वजह वो भी है कि वो जो उस टाइम से, जो जुलाई 5 तारीख को डिपार्टमेंट असल में शुरू होता है ऑफिशियली, उस टाइम से उनका जो करस्पॉन्डेंस है बिटवीन प्रिंसली स्टेट्स एंड द स्टेट्स डिपार्टमेंट, दीज आर बीइंग मेंटेन्ड बाय इंडियन ऑफिशियल्स एंड स्कैटर्ड एज इंडियन बुक कीपिंग्स आर. तो वो फाइल्स जो है डीक्लासिफाई हुए अभी कुछ 10-15 साल हुए. और आई डोंट थिंक इट वॉज इन सिस्टमैटिक मैनर और बट नेशनल आर्काइव्स में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स है. तो मैं
टाइम्स ऑफ इंडिया में था जब मैं पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उधर से मुझे आइडिया आया कि यार काफ़ी कुछ चीज़ जो है ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स में नहीं है और बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है. दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ द बुक केम अबाउट एंड स्टेट्स डिपार्टमेंट टर्न्स आउट टू बी द फल्क्रम कि साउथ ब्लॉक के अंदर कुछ रूम्स में बैठ के ये जो मिडिल एज मैन है कुछ वीपी मेनन, सीसी देसाई, फिर बुच साहब आ जाते बुच हैं साहब 9 आ तारीख जाती को है, लास्ट में. हाँ. बिल्कुल. तो कुछ 6-7-8 लोग हैं वो बैठ के पूरा जो है इस देश को while Gandhi, Nehru, Patel are doing their important things, these are the guys who are our gatekeepers, our sentries, looking out कि कौन कहाँ जा रहे हैं. जोसेफ साहब, मुझे लगता है कि इस देश को जितनी कृतज्ञता के साथ वीपी मेनन को याद करना चाहिए. क्या कमाल की शख्सियत है. हम कैसे कैसे असर्टिव हो के माउंटबेटन के सामने, निज़ाम के सामने बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसी की तैसी करोगे कैसे नहीं. साम दाम दंड भेद, देश को एक रखना है. वीपी मेनन इन मेनी वेज ना बड़ा यूनिक कैरेक्टर है. अपना गांव में स्कूल जो था अपना स्कूल जला दिया, जला के भाग गया ऐसा बच्चा. वो पहुंच के कोलार गोल्ड फील्ड में और माइनर बन गया कुछ 15 साल में. मतलब बच्चा है, माइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ के बॉम्बे पहुंच जाते हैं. बॉम्बे में कपड़ा बेच रहे रास्ते में, फिर उधर से शिमला पहुंच जाती है. फाइनली वो टाइपिस्ट बन जाती है ब्रिटिश एम्पायर का. उधर से he, because of his extreme brilliance and efficiency, whatever you call it, he ends up being the most powerful Indian official in the British Empire. 40s में he becomes a constitutional advisor to the viceroy. जब माउंटबेटन इंडिया आ जाती है, माउंटबेटन का जो आसपास जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो बताता है कि सर मेनन बड़ा तेज अच्छा आदमी है बट वो कांग्रेस का आदमी है तो बी केयरफुल. तो माउंटबेटन कुछ समय के लिए शुरुआती मीटिंग में नहीं बुलाते वेयर का. बट जब माउंटबेटन खुद जो माउंटबेटन प्लान बनाता है जो बिल्कुल गड़बड़ है और उसको कहीं नहीं जा रहा है काम, तो वापस पहुंच जाते हैं मेनन के पास. और मेनन प्लान इज़ व्हाट एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम व्हाट इट इज़. और इसमें एक और चीज़ है, मेनन प्लान का भी हमको थोड़ा बहुत मालूम है, बट मेनन ने एक चीज़ 50s में लिखा हुआ है, मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लगा. 2 चीज़. एक तो जो है कौन डिसाइड कर लिया कि ये प्रिंसली स्टेट से हम सिर्फ 3 चीज़ का बात करेंगे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस. ये मेनन का प्लान था. मेनन ने बोला कि हम एक सिर्फ 3 चीज़ का मांग करेंगे और ये हम लिख के रखेंगे नहीं, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं, पॉलिसी नहीं बनाएंगे रिटर्न पॉलिसी. ये पटेल को बताता है कि सर ये 3 चीज़ का बारे में हम सिर्फ बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के साथ. और पटेल को बोलता है कि सर हम फाइल करेगा तो ये लीक हो जाएगा, एक ये हमारा स्ट्रैटेजी है. आप नेहरू से जाके ओरल अप्रूवल लेकर आ जाइए. और पटेल जाके नेहरू को ब्रीफ करते, नेहरू बोलते हैं बिल्कुल सही है, कर लीजिए. और नेहरू माउंटबेटन को भी बोलते हैं कि हम सिर्फ 3 चीज़ के ऊपर बात करेंगे. और माउंटबेटन, मुझे ये नहीं मालूम आज कि माउंटबेटन को पूरा इन लोगों ने खेल दिया और माउंटबेटन भी साथ था, जो भी है डिबेटेबल पॉइंट. बट सो द प्रिंसली स्टेट्स आर बीइंग आस्क्ड टू साइन ओनली ऑन 3 पॉइंट्स. बाकी सब आप यू आर ऑटोनमस. एंड दैट इज हाउ द एंटायर मशीनरी बिगिंस to carry out history's largest surrender of hereditary power. I don't think, at least my in knowledge, such a short span of time. 565 princely, and these are not small princely states. निज़ाम तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था. ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी पैसे इनके पास था. उनका वो गंदा सा रूम में उसका पेपर वेट जेकब डायमंड था. और बड़ौदा का जो पैलेस था वो बेकिंगहम पैलेस का 3 गुना बड़ा है, जयविलास, लक्ष्मी विलास पैलेस, राइट. हाँ. और हमारा ट्रावनगूर जो है बहुत अमीर देश से है ना. तो हर जगह देखेगा तो ऐसे कोई हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं. वो भी ऑन ए पॉलिटिकल फोर्स दैट इज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा. कि गांधी जी अपना हिंदू इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यू से एक बड़ा कोर चीज़ निकालते हैं, अहिंसा. उसको वेपन बनाता है अगेंस्ट द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड. और पूरा दुनिया का आइडिया ऑफ फाइटिंग और टेकिंग ऑन एडवर्सरी बदल जाती है. उसके बाद काफ़ी देश, अंटिल देन नो नेशन स्टेट हैज emerged without conflict and bloodshed at scale. We are the first one to come out with non-violence. I mean, bloodshed थोड़ा बहुत हो गएंगे, but our mainstay was non-violence, ahimsa. And almost 40 other nation states have emerged across the world through non-violent protest later. तो वो मेनन जो है, ये सबको जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉन्क्रीटाइज करके बंदा ने पूरा पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करके, और नेहरू का आइडिया ऑफ नथिंग बट रिपब्लिक बनाने में, और पटेल सबके साथ मिलके इन लोगों ने जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ जायंट्स. एंड उधर जो है मेनन तो बिल्कुल स्टैंड आउट कैरेक्टर है. और देश ने उनको
maybe because he was not a politician, maybe he faded away. You know, in the 50s he after उड़ीसा का गवर्नर बन गया, तो उसके बाद वो स्वतंत्र पार्टी वगैरह में चला गया था. बट वो 47-50 पीरियड में उस आदमी ने जो किया वो अनबिलीवेबल, इम्प्रॉबल. हम लोग कॉन्फील्ड के कागज़ों की बात कर रहे थे और मुझे 3 शादियां और एक मर्डर याद आ रहा है. एक होलकर वाली शादी और उसके बाद वो सब चेंज एब्डिकेट होना है. और भोपाल के नवाब ने अपनी बड़ी बेटी की क्लासमेट से जो स्कूल में पढ़ती थी उससे शादी कर ली. पूरे भोपाल में स्कैंडल हो गया, बवाल कटा हुआ था. और तीसरी वो सीता देवी वाली शादी जो बड़ोदरा वाली है, गायकवाड़ वाली. ज़रा इनके बारे में बताइए. देखो, आई थिंक पावर वीमेन No, because these incidents have impact on the बिल्कुल political. अल्टीमेटली इफ यू लुक थ्रू हिस्ट्री, ओडिसी से लेकर जो भी आप देखेगा, तो these things, matters of heart ends up having massive impact on history, right? For example, जो नवाब ऑफ भोपाल जो है वो 47 में ही इज अ की कोऑर्डिनेटर, बिकॉज उनका हमीदुल्ला खान और उसका हमें वो माउंटबैटन का दोस्त भी है, पुराना दोस्त ही है. तो ही इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड getting them ready for independence, and he has got support across the base, not just Muslims, Hindu rulers, Travancore. धौलपुर वाले, इंदौर वाले सब कह रहे हैं साहब भोपाल वाले से पूछ के करेंगे. बट बिंदा का घर पे जो हो रहा है कमाल के, मेरे ख्याल से उसका भी कुछ प्रेशर इनका ऊपर पड़ गए होंगे. वो क्या है कि अदरवाइज becomes of Bhopal are very strong women, and 3 generations of women have ruled Bhopal. So he becomes the first man to rule Bhopal in 3 generations. तो जब वो रूल कर रहे हैं, मतलब वो समर में उनका सबसे बड़ा बेटी के क्लासमेट से शादी कर लेते, उनका इश्क हो गया, शादी कर लेते, और घर का अंदर पूरा किचन का अंदर रिवोल्ट हो जाती है. तो he almost becomes like a lonely figure within the palace, with the wife and the children revolting against him. And that revolt peaks on August 12th. वो शाम को जो है ना, वो मन बना देते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ. अपना बेटी को बुलाता है. बेटी जिसका क्लासमेट से ने शादी किया हुआ, बेटी जो है उन दिनों सिंगल मदर है, डिवोर्स ही, मतलब सेपरेटेड. आबिदा सुल्ताना नाम था. आबिदा सुल्तान. सो उनको बुलाता है और उनको बोलता है कि देखो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे हर साल 5 लाख रुपए भेज देना, मैं उधर गवर्नर जनरल बन जाऊँगा वगैरह वगैरह, और तुम भोपाल देख लो. तो आबिदा बोलता है कि नहीं, मैं भोपाल इंडिया को हैंड ओवर करने के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. और फादर उनका बीच में आर्गुमेंट होता है और फादर उनका रिवॉल्वर निकाल देता है, रिवॉल्वर निकाल टेम्पल पे लगाता है कि, और बेटी बोलता है कि ठीक है गोली मार दो. और उधर नवाब जो है पूरा कोलैप्स हो जाता है. मतलब मेरे ख्याल से दैट इज द फाइनल ब्रेकिंग मोमेंट फॉर भोपाल में और नवाब का स्टैंड ऑफ का. ही बाइज 10 days एंड ऑल दैट, बट दैट्स ऑल सेकेंडरी. देन इन बड़ौदा व्हाट हैपेंस इज सीता देवी, हु वाज ओरिजिनली मैरिड टू आंध्र प्रदेश का एक लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदार है, और बड़ौदा में मेरे ख्याल मद्रास में रेस होर्स में बड़ौदा का महाराजा उनसे मिलता है, और ही फॉल्स इन मैडली इन लव विथ हर. और इनको जो है एक हिंदू महासभा का लॉयर है, वो इनको तरीका बताता है कि क्या करना, जयकर कैसे शादी करना है. तो क्योंकि तो सीता देवी पहले इस्लाम में कन्वर्ट कर देती है और फिर अपने हस्बैंड को तलाक देता है, फिर वापस हिंदू बन के. नहीं, हस्बैंड से कहती है, आपने किताब में लिखा है कि अब तुम भी मुसलमान बन जाओ. हाँ, मतलब वही वो जमींदार से. तो कहते मैं नहीं बनूंगा मुसलमान. तो कहते फिर मैं तो अब तलाक दे सकती हूँ, मैं मुसलमान हूँ. तो ये पूरा स्ट्रैटेजी जयकर ने सजाया था, जो कि हिंदू महासभा के लीडर भी थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे. और नहीं, इनफैक्ट उन समर में एक्चुअली हिंदू महासभा के लीडर्स वेरी एक्टिवली दे आर हेल्पिंग प्रिंसली स्टेट्स, एंड दे आर एक्चुअली वेरी एक्टिवली सपोर्टिंग हिंदू रूलर्स हु वांट टू बी इंडिपेंडेंट. और बड़ौदा का जो सीता देवी के इन्फ्लुएंस में गेकवाड वैसे जो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करने वाला पहला राजा मैं होऊंगा. बट जैसे जुलाई अगस्त की तरफ चलता है तो इनका भी मन में सेकंड थॉट्स आता है कि, और मेरे ख्याल से सीता देवी की इन्फ्लुएंस इज व्हाट, उनका जो है मित्र है, उनका जो दीवान है जो पटेल का खास आदमी है, तो उनका चिट्ठियों में बोलता है कि ये सब चीज़ का पीछे औरत है, सीता देवी को बने बताता है. तो बड़ौदा गायब हो जाती है अगस्त शुरुआत में
माउंटबैटन भी ढूंढ रहे हैं, इसको मिल नहीं रहे, बंदा बॉम्बे में जबकि ये सबसे पहले हिमायत कर रहे थे कि मैं पहला राज्य बनूंगा जो साइन करेगा। बिल्कुल। और इंदौर का आप देख लीजिए, होलकर वो किंग इसीलिए बना क्योंकि 1920s में बॉम्बे में एक मर्डर हुआ था, और मर्डर जिनका हुआ था वो बंदा दूसरे एक औरत के साथ गाड़ी में जा रहा था उसका, और जो औरत एक टाइम में इंदौर फैमिली रॉयल्टी का उधर वो थे, मेंबर ऑफ द कोर्ट थे, और राजा वाज ऑब्सेस्ड विद हर. So that murder leads to a chain of reactions in which finally Holkar, who is in public school in England, is called back and he becomes a ruler. तो कोजीराव को हटा दिया जाता है. Or probably he is not trained enough, probably doesn't have a mentoring figure, whatever it is. In the summer of 47, इंदौर में होलकर becomes like a school boy, truant बन जाती है, झूठ बोलना शुरू कर देती है, और नवाब का पीछे छुप जाती है. और जब एक बार माउंटबैटन कुछ रूलर्स को भेजता है कि इनसे मिलकर बात करने के लिए, और रूलर्स जैसे पैलेस पहुंच जाती है, भाई साहब उधर से निकल के भोपाल चले जाते हैं. तो पूरा ड्रामा करते हैं जैसे वेरी इमेच्योर एंड वेरी अमेच्योरिश वे में. तो हर पैलेस में और हर दूसरा पैलेस में और पावर का बीच से कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल मैरिज अफेयर्स वगैरह का भी इन्फ्लुएंस है. इनफैक्ट निज़ाम का कोर्ट में भी लेटर हो जाती है, वो तो बात इंडिपेंडेंस की बात हुआ था, उनका भी उधर भी पंगा हुआ था, जो हम अगली किताब में पढ़ेंगे. इस पूरी किताब को पढ़ के एक चीज़ ये भी लगी कि माउंटबेटन से नेहरू और पटेल बहुत सारी बातें मनवाने में कामयाब रहे. मतलब इन डॉक्यूमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अपने फेवर में बहुत चीज़ें करवा पाए. इंटरनेट पे जो एक पक्षीय ऐतिहासिक व्याख्याओं वाले लोग हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है सिर्फ ये प्रचारित करने में कि बाकी सब छोड़िए भाई साहब, आज़ादी का आंदोलन ये सब हम देख लेंगे, आप तो ये बताओ कि नेहरू और एडविना का क्या था. उनकी इकलौती दिलचस्पी इसमें है, इकलौती दिलचस्पी एक तस्वीर में जिसमें कुछ लोग सिगरेट पीते नज़र आ रहे हैं. लेकिन ये जो कई राउंड की बातचीत है जिसमें मैन एंड प्लान असर्ट किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर को लेके बहुत सारे ये जो शहर दर शहर कि नहीं जोधपुर भी नहीं जाने देंगे, जूनागढ़ भी नहीं जाने देंगे, काठियावाड़ पूरा एक साथ रखना है, वो बताइए कि नेहरू, पटेल और माउंटबेटन का जो वर्किंग रिलेशन था, ही वॉज क्लियरली टिल्टेड टुवर्ड्स इंडियन लीडर्स. See, Mountbatten was already enamored by Nehru, quite impressed because he had met Nehru in Malay when he was fighting Second World War. And Mountbatten was also quite very impressed by Gandhi, of course. So he comes to India with that, and once he is in Delhi, Mountbatten realizes कि नेहरू, पटेल, गांधी वगैरह जो है कुछ उनका जो righteousness, उनका जो commitment to democracy, etc. is quite unparalleled, and he sees Jinnah and Muslim League as more destructive and negative forces, which he realizes. वो एक कारण होता. दूसरा कारण यही था कि आजकल जो हम जैसे छोटे लोग बैठ के नेहरू और पटेल और गांधी के बारे में बोलते हैं, नेहरू पटेल का बीच में झगड़ा था, वो सब तो वो तो बात की बात है. वो तो एक्चुअली मणिबेन ने पटेल का एक कलेक्शन ऑफ देयर इज अ कलेक्शन ऑफ पटेल पेपर्स जो दुर्गादास ने एडिट किया, उसमें पटेल का बेटी मणिबेन ने लिखा है कि पटेल और नेहरू इंडिपेंडेंस से पहले यॉर्क रोड पे साथ साथ आसपास ही रहते थे, और डिनर के बाद तो मिलते थे या साथ वॉकिंग करते थे, इसीलिए बड़ा क्लोज थे. इंडिपेंडेंस के बाद जब नेहरू तीन मूर्ति भवन में शिफ्ट किया, वो फिजिकल डिस्टेंस बढ़ गया, और उधर से तो दैट इज़ व्हाट शी ऑल्सो सेज. बट वो उस समर में जो है नेहरू और पटेल जैसे टीम नहीं था. और क्या टीम था, एक तरफ नेहरू जो है हु सेड दैट इंडिया विल बी नथिंग बट ए रिपब्लिक, 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसने क्लियरिटी बिल्कुल बोला हम सभी के लोग, देयर विल बी एनी महाराजास, राइट. दूसरे तरफ जो है, और नेहरू उस कमिटमेंट के साथ फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, बट उसको मालूम है मेरा देश रिपब्लिक ही बनेगा. वो आगे जा रहे हैं, और समर में जो है उसको गुस्सा बढ़ते जा रहे हैं, और हर बंदे के सामने उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, स्पेशली इस मामले में. दूसरी तरफ पटेल है जो who is quite fond of Nehru and impressed by, he knows that Nehru is a charismatic guy, but Patel is a more mature,
ठेठ क्रिमिनल लॉयर। हाँ वही है वो। और मालूम है हमारा फ्रीडम फाइटर्स में सिर्फ पटेल एक आदमी ऐसा है जो जिसने कभी न्यूज़पेपर कॉलम नहीं लिखा, कोई न्यूज़पेपर शुरू नहीं किया, बहुत चिट्ठी पत्री नहीं की। नहीं किया, बाकी सब जर्नलिस्ट थे। एक्चुअली इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल वाज न्यूज़ जर्नलिज्म का सबसे ग्लोरियस मोमेंट है इन ह्यूमन हिस्ट्री कि नेहरू, गांधी, अंबेडकर सब तिलक से जो परंपरा तिलक से शुरू हुई लेकर सब थी। पत्रकार थे, राइट। ये बंदा जो है प्रैग्मेटिक एंड वेरी सॉबर टू द एक्सटेंट। तो ये जो टीम बन जाती है ना, और जब माउंटबैटन बोलता है ना स्टेट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर पटेल बन जाएंगे, नेहरू सपोर्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज नेहरू को खुद मालूम है कि मेरा गुस्से में तो ये होने वाला नहीं है। तो इनका जो पूरा टीम गेम है, वो टीम गेम समझने के लिए एक तो आपको पढ़ाई लिखना, मतलब यू हैव टू डू डीप रीडिंग एंड ऑल्सो डीप थिंकिंग। आप बैठ के देखो, हम छोटे लोग बैठ के बड़े, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ जीनियसेस। वो कभी बहुत कम टाइम में हिस्ट्री में आता है। एक टाइम बंगाल में हुए थे रेनेसांस पीरियड में, आप राममोहन रॉय से लेकर टागोर तक यू सी दम, और फ्लोरेंस में आपको दिखेंगे एक टाइम में। वैसे बहुत कम हिस्ट्री में हुए कि जो बोलते हैं ना ज्योग्राफी ऑफ जीनियसेस, कुछ भी बोलिए, जीनियसेस का कलेक्शन थे। और जिस गांधी को देख लो, गांधी को मालूम है कि गांधी को समर में पता चल जाता है कि मैं तो फादर ऑफ द नेशन हूँ, बट ये देश बनाने के लिए गांधी, पटेल और नेहरू की जरूरत है। और जिस दिन पार्टीशन के बारे में ऑफिशियली गांधी को माउंटबैटन बताता है, गांधी क्या करते हैं, गांधी एक वो 5-6 मौन व्रत था। हाँ, मेरा 5 लिफाफों के पीछे लिख देते हैं भाई मेरी क्या राय है। वो नहीं, राय नहीं लिखते, ये पहले बोलते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बात करूंगा, मतलब पार्टीशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कि गांधी हार गया उस दिन, बट उसको मालूम कि उनका हारना जरूरी है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, बचा नहीं था। और भाई साहब जो है 5 कार्ड में क्या लिखे देते हैं, वो फ्रंटियर गांधी के बारे में, NWF में प्रॉब्लम चल रहा है उसका उन्होंने लिखे देते हैं। फिर जब दिल्ली से निकल जाते हैं, वो बिहार में एक ट्रेन से बैठ के गांधी चिट्ठी भेजता है कि माउंटबैटन को कि आपको मालूम है कि मैं पूरा पार्टीशन के खिलाफ हूँ, अखंड भारत मतलब जो यूनाइटेड इंडिया का साथ हूँ, राइट। तो इन लोगों का जो टीम प्ले था, इट इज ऑलमोस्ट लाइक वॉचिंग द फ्रेंच फुटबॉल टीम राइट नाउ इन एक्शन इन यस, वही डब था टीम में, गजब का कोऑर्डिनेशन। हाँ। एक बार बार कहानी हैदराबाद के निज़ाम तक पहुंचती है, जो लगातार एक्टिवली बात कर रहे थे जिन्ना से भी, सबसे। आज की तारीख में हम लोग को अकल्पनीय सा लगता है कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट जो है वो कैसे ये सोच सकता है। पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें भारतीय नेताओं को भी, माउंटबेटन को भी कन्विंस करने में आई, और 15 अगस्त तक तो वो कन्विंस नहीं हुए थे। कैसे वो पोजीशन बनती है, क्योंकि वो बरार वाला एरिया है, उसको लेके भी कि साहब इसके मालगुजारी के राइट्स, यहाँ का PM कौन होगा, वो बताइए ज़रा। नहीं, उसमें जो कि एक तो जो निज़ाम जो है, आई थिंक निज़ाम वॉज उन दिनों वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी माना जाता था, रिचर दैन द बकिंगहैम पैलेस, द ब्रिटिश एम्परर। दूसरा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका सोल्जर्स वगैरह और उसके स्क्वाड्रंस यूज हुए थे ब्रिटिश एयरफोर्स के, उनके पास सीजन सोल्जर्स से, बलूचिस्तान से, पठान से, जो भी है। तीसरा जो है इनके पास ग्लोबल बड़ा नेटवर्क था, वेल विशर्स का नेटवर्क थे। तीसरा इनके पास बहुत पैसे भी थे, राइट। एंड ही in many ways Hyderabad was more influential and powerful than most European countries of today. So in many ways, if you look at it from his perspective, he was well within his right to be independent. और लैंडलॉक जहाँ तक हम बात करेंगे, उसमें क्या है कि if you know one of the last things that he was negotiating through in Portugal and through Portugal was गोवा खरीद लेते हैं, बिल्कुल, to build railway network to buy Goa, मतलब he is making his moves to get Goa into his arms. जब हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ आज के ढंग से शहर के बारे में मत सोचिए। ये वो रियासत थी जिसका अगर आज का नक्शा देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इतना बड़ा विस्तार था। ये बस्तर में जाके माइनिंग के राइट्स ले रहे थे, और उनकी योजना थी कि हम ट्रेन चलाएंगे बस्तर से लेके और गोवा भी खरीद लेंगे पुर्तगालियों से, तो हमारा अपना पोर्ट भी होगा। इतना ग्रैंड डिज़ाइन था। तो और उसके पास उसका रिसोर्सेस थे। बट आई थिंक वंस ट्रावनकूर फॉल्स, इट अफेक्ट्स
that confidence or that cohesion. बट उसके साथ साथ कुछ 2-3 चीज़ और बोलते हो जाती है जो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ज़्यादा अटेंशन मिला नहीं. उसमें मुझे जो सबसे वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इन माई बुक इज़ द वे वी फाउंड अराउमुडु अयंगार. वो निज़ाम का कैबिनेट का मेंबर थे, मिनिस्टर थे. और जुलाई में वो बंदा एक दिन टेलीग्राम क्योंकि जून में निज़ाम ने फरमान इश्यू किया सेइंग दैट हैदराबाद विल रिमेन इंडिपेंडेंट. जुलाई 5 तारीख को मेरे ख्याल से वो अराउमुडु अयंगार एक टेलीग्राम भेजता है गोपाल स्वामी अयंगार को, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर है, बाद में कश्मीर अफेयर्स का लीड बन जाते वगैरह, और हु फॉलोज पटेल एज स्टेट डिपार्टमेंट मिनिस्टर. गोपाल टेलीग्राम भेजता है कि इधर अबाउट हैदराबाद एंड टेलिंग हिम डू यू रिमेंबर मी, कि मैं आपसे मिला हूँ. ऐसे नहीं को यारी दोस्ती वगैरह है. वो भेजने के बाद उसी टाइम अराउमुडु को हैदराबाद में बैठ के उनको समझ में आता है कि यार मैंने गलती किया, क्योंकि निज़ाम का सर्वेलेंस और पूरा इंटरसेप्ट सब कुछ चल रहा है पूरा. तो देन वो इमीडिएटली एक दूसरा टेलीग्राम पता नहीं कहाँ से कैसे भेजे कि आगे से आपको सीधा नहीं मिलेंगे, मैं दूसरा मेरे दोस्त का वजह थ्रू भेजूँगा. और फिर जो है बंदा, ये जो मिनिस्टर है, ऑलमोस्ट एवरी डे ही इज सेंडिंग ए डिटेल्ड dispatch about what the Nizam is planning. What is his delegation going to come and ask you in Delhi? And who all are coming to meet them? Everything is being detailed out as if he is being planted there as a spy, but he is actually one of the greatest spies in the birth of India. He is risking his life for sure because Hyderabad, as you know, in summer violence शुरू होता है, the extremist Muslim factions take over, वो सब हो जाता है. But बंदा through July, through August, he is sending on a daily basis telegrams. और जब हमको एक कंफर्मेशन हो गया कि ये टेलीग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बाद में वी शंकर ने भी, पटेल का सेक्रेटरी ने भी लिखा हुआ इसका बारे में. तो मैंने जो है इनका हमने 3 और 4 रिसर्चर्स को हैदराबाद भेजा अराउमुडु अयंगार का बारे में पता करने के लिए. किसी को नहीं मालूम था, और उनका घर जो था वो भी किसी को नहीं मालूम था, अमृत विलास कहाँ है. आखिर में हमारे एक रिसर्च खोली गई, मेरे साथ रिसर्चर रिया, शी वॉज लुकिंग एट सम जीनोलॉजी साइट्स इन अमेरिका, और उसमें एक अराउमुडु अयंगार का फैमिली मिलता है. ओके. और उसमें एक एकेडमिशियन एक प्रोफेसर है, उनसे रिया मेल भेजा है कि ये आपका ये अराउमुडु अयंगार जो आप बता रहे आपका ग्रेट ग्रैंडफादर, ये तो नहीं हैदराबाद का मिनिस्टर था. वो बोलता है हाँ है. तो बोलता है कि इनका कोई इज एनीबडी अलाइव हु नोस हिम डायरेक्टली. ही सेज हाँ, उनका ग्रैंडसन अभी भी है अमेरिका में, जयंत. तो फिर हम जयंत से हमारा बातचीत होता है, तो जयंत गेट्स वेरी इमोशनल बिकॉज वो बोलते हैं कि मेरा ताता ने कभी नहीं बताया कि ये इतना बड़ा हीरो है. किसी को नहीं बताया उसने क्या हीरोइज्म किया और क्या रिस्क लिया, और ही टुक हिज सीक्रेट्स टू हिज ग्रेव. क्योंकि वो तो हैदराबाद में रहता था. ऑब्वियसली इफ इट हैड कम आउट ही वुड हैव बीन मर्डर्ड बाय एनी ऑफ द मिलिटेंट्स. बट द फैक्ट इज दैट टू मी अराउमुडु अयंगार and his contribution was so significant in that period of time because you can actually see. And he is also symbolic of this book. Why I tried to do this book is that this republic and this democracy was made and is still made by the sacrifices of little known men and women who don't do it for credit and awards and rewards. It is being done by people like you and me, small men and women. Sense of duty, sense of commitment, sense of reward. For me, for example, I come from a very lower middle class family. I went to a government school. At the age of 10, I sat for an entrance exam to go to Sainik school, which is Krishna Menon had conceptualized. भाई उस दिन से ना मेरा जिंदगी पूरा गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है. फिर गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, फिर you know what I'm saying. So once you have tasted what a good government and a good democracy can do for an unknown child from a little known village, then you carry the sense of responsibility with you, right? And that is why a lot of these people who have come to power, especially now, with sense of this almost this sense of that never-ending sense of power, they don't realize that how many people like us, small little girls and boys out there, are keeping watch on them, doing their duty, and will fight to uphold this democracy.
आप आयंगर साहब का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे और भी तमाम रियासतों के प्रधानमंत्री या दीवान याद आ गए जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और जो लगातार खबर भेजते रहे। एक मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये सारी बातचीत चल रही थी, कुछ एक मुद्दों पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक पन्ने पे थे। हाउ डिड दैट हैपन? पता नहीं, मुझे लगता है ना सावरकर जो है, मुझे लगता है कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का एक ट्रैजिक फिगर है। As a young man, he is such an inspiring militant. You know, if you look at Gadar movement, etc., they are all inspired by this guy, Savarkar. But in 47 summer, Savarkar and Hindu Mahasabha are actively supporting and appreciating the Hindu rulers who want to be independent. उसका एविडेंस ट्रैवनकूर सीपी का प्राइवेट पेपर्स में है, क्योंकि जून में जब ट्रैवनकूर महाराजा अपना जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है, उसके बाद मेनी कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस कम, बट 2 टेलीग्राम स्टैंड आउट, एक जिन्ना से, एक सावरकर से। जिन्ना बोलता है कि बहुत अच्छा किया आप, और हमारे बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होंगे, हम यहाँ कराची से आपको सामान भेजेंगे, ये वो चावल भेजेंगे, आप हमें चाय की बत्ती भेजो। हाँ। सावरकर बोलता है कि निज़ाम इंडिपेंडेंट बन सकती है तो आप भी बन सकती हैं, आपने हर हिंदू महाराजा को इंडिपेंडेंट बनने का अधिकार है, होना चाहिए। और उसके बाद यू विल सी दैट थ्रू द समर देयर इज़ वेरी एक्टिव कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिंदू महासभा लीडर्स एंड सीपी, बिकॉज उनको हिंदू महासभा वांट्स टू स्टार्ट ए न्यूज़पेपर इन दिल्ली, उसके लिए पैसा मांग रहे, काफ़ी कुछ, मतलब ये सब रेगुलर मैसेज चल रहे। और उस समर में जैसे आपने जयगर का बात किया, बाकी भी हिंदू महासभा लीडर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा का दीवान था BL मित्र, कलकत्ता का लॉयर पटेल साहब का यार था, वो भी हर रोज रिपोर्ट, ऑलमोस्ट एवरीडे रिपोर्ट अंदर से बेचता था। कैसी थी उनकी भाषा? आपने बहुत कैटेगोरिकली लिखा है, वेरी कलरफुल लैंग्वेज। क्या था, क्या मिला ऐसा कागजों में? मैंने मार्क कर रखा था कि भाई ये मित्र साहब के बारे में पूछना है। मित्र साहब जो है वो सीता देवी से बड़ा कुंता खाता था। हाँ। उसको बोलता है कि दिस व्हाट नास्टी वुमन इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग काइंड ऑफ, यू नो, सो ही वाज नॉट, ही डिडंट होल्ड हिमसेल्फ बैक। वो जो है इनके बारे में बोलने के लिए वो कुछ भी भाषा यूज कर सकता था, और पटेल को चिट्ठियां भेजता रहता था, और इसी भाषा में, और दिस नास्टी वुमन इज बिहाइंड इट, दिस, यू नो, व्हाटएवर। एंड उस जब मित्र को जो है, जब महाराजा ऑफ बड़ौदा गायकवाड़ वांट इज गोइंग बिगिन टू हैव सेकंड थॉट्स टू बी इंडिपेंडेंट, तो मित्र का असली रूप इनको मालूम है। तो वो मित्र को उनका सेक्रेटरी बोलता है कि आपको दीवानशिप खत्म हो गया, यू विल नॉट बी एक्सटेंडिंग इट। और मित्र जब साइडलाइन हो गया, कौन आते हैं और बड़ौदा को एडवाइस करने के लिए? जयकर। और वही वकील साहब जिन्होंने शादी करवाई थी। बिल्कुल। और होलकर जो इंदौर का, उनको भी एडवाइसर आता है। एडवाइस के लिए कौन आता है? हिंदू महासभा के लीडर्स। सो यू कैन सी ए पैटर्न ऑफ हिंदू महासभा लीडर्स इंक्लूडिंग सावरकर बीइंग वेरी एक्टिवली सपोर्टिंग एंड और enabling the efforts of the Hindu rulers to be independent. On the other side, Jinnah's Muslim League is also doing the same. निज़ाम, भोपाल, जूनागढ़। निज़ाम को बोलता है कि you be ready to sacrifice your life. ये नहीं कि मैं आपको मिलिट्री भेजूंगा, but you will have to sacrifice your life. हजरत इमाम अली का जिक्र होता है। तो बट इस, और देखो उसको बीच में कौन है? छोटे छोटे लोग भी अपना ढूंढ रहे, मतलब होप जो है ना, किंडल्स एवरीवेयर। दौलपुर, चंबल का उधर, जी बिल्कुल, छोटा सा भाई जो, वो भी बोल रहा है कि मैं भी इंडिपेंडेंट रहूंगा। बट उसके बीच में हमारा रामपुर का नवाब जैसे लोग भी है, मुस्लिम रूल, मुस्लिम लीग उनको। हाँ, ये जरूर बताइए, रामपुर वाला कैसे भागे भागे पहुंचे थे वो और उनके प्रधानमंत्री? नहीं, उनको मुस्लिम लीग ने नवाब रामपुर में वायलेंस शुरू कर दंगा करवा दिया था। हाँ, और उधर पूरा आग लगा देते शहर को। उसका बीच में राजा और उसका प्राइम मिनिस्टर, एक पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। उसको बीच में से वो रात को माउंटबेटन के पास पहुंच जाती है, बोलता है कि हम इंडिया के साथ ही जाएंगे, हमको बचाओ, हमारे देश को बचाओ। ये रामपुर के नवाब की बात हो रही है, रजा साहब की। बिल्कुल, उन्हीं के नाम पे वो लाइब्रेरी है, रामपुर की रजा लाइब्रेरी। सो जो 47 का स्ट्रगल है, वो जो हिंदू मुस्लिम का, आज मैं कोई किताब पढ़ रहे थे, उसमें शुरुआत में कि
अबाउट इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, एक तरफ मुस्लिम दूसरी तरफ हिंदू नहीं, एक तरफ मुस्लिम कंट्री थे बट दूसरे तरफ सेक्युलर इंडिया थे, इधर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जो भी तब यू कैन नेवर एस्टिमेट एंड नेवर ब्रैकेट एनीवन सेइंग कि हम इस रिलीजन की वजह से इंडिया के साथ है, नहीं। जिन लोगों ने, जैसे जमायत उलमा हिंद का लोग, उन्होंने वो फिलोसफिकली दे जस्टिफाइड व्हाई मुस्लिम शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग लोग थे, हम जैसे सरदार बलदेव सिंह यहाँ साथ में थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। बिल्कुल फिर एक अकालियों का जत्था आया, बोला हमें जिन्ना ने अलग खालिस्तान प्रॉमिस किया, हमको नहीं रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। वो सब तो हर कम्युनिटी में थे। तो इंडिया जो है, इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ, विथ ऑल इट्स इम्परफेक्शंस, देयर हैज नेवर बीन ए ग्रेटर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट देन इंडिया, कि हम इतने डाइवर्स लोग। अभी देखो ना, मैंने किताब अंग्रेज़ में लिखा हुआ है, आप हमसे इतना ब्यूटीफुल हिंदी में बात कर रहे हैं, और मेरा पता नहीं मैं हिंदी बोल रहा अंग्रेजी बोल रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये इंडिया है, बिल्कुल ये इंडिया है। तो ये जो है ना, इसको यू कैन नॉट, दिस इज नॉट वन इंडिया, वन आइडिया, वन लैंग्वेज, ऐसे होगा भी नहीं, एंड इट्स इम्पॉसिबल। प्लूरैलिटी। या सलाड बोला हम, सूप नहीं। हाँ, ये बताइए, इस किताब को लिखने के दौरान कागजों की तलाश में आपको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है। हाँ, सो सौरभ, आप देखेगा तो आखिर में मेरा कुछ 20-30 पेज का फुट नोट्स वगैरह है। तो जो है, हमने शुरू किया था नेशनल आर्काइव्स में, बिकॉज 2012-13 पीरियड में मेरे पास काफ़ी वेला टाइम था, क्योंकि जब हम में काम करते थे मुझे बोला था ये कि देखिए प्लूरैलिटी की, आप हैं केरल के और आपने वर्ड पंजाबी का इस्तेमाल किया, वेला टाइम था जी। तो मैं जहाँ काम करते थे मुझे बोला था कि थोड़ा सा गो स्लो, बिकॉज मैं इन्वेस्टिगेशंस करता था, और इन दोनों इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो मेरे पास टाइम था, मैं नेशनल आर्काइव्स में जाके बैठता था, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में, नहीं हिस्ट्री का, आप तो हिस्ट्री का स्टूडेंट है ना, यू मास्टर्स इन हिस्ट्री, राइट? नहीं, मास्टर्स मैंने हिंदी लिटरेचर में किया है, पर बीइंग अ जर्नलिस्ट यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। हाँ, बट टाइम से जो स्कूल में मैंने हिस्ट्री का भी एंजॉय नहीं किया। हाँ, तो मैंने पता नहीं, बाद में व्हेन आई बिकेम ए प्रोफेशनल, मेरे घर पे भी ज़्यादातर किताब हिस्ट्री का है, और मैं नेशनल आर्काइव्स में जाके बैठता था, और उधर मुझे पता चल गया फाइल के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट का फाइल्स के बारे में। बट उधर से हमने शुरू किया, फिर नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, फिर हम के सीपी का प्राइवेट पेपर्स, फिर मंगटन पेपर्स इन ऑक्सफोर्ड, फिर भोपाल, ट्रावनकोर, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी सिटीज़ एंड हाउ मेनी आर्काइव्स वी हैव बीन, आसाम में। तो हर जगह मतलब मेरे साथ बड़ा अच्छा रिसर्च टीम थे, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का स्टूडेंट्स और पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह थे। तो आई हैड अ ग्रेट टीम, एंड वी हैव a mass, actually book is a small part of what we have done. We have been researching, it's a huge data, actually the biggest work in my little outfit called Confluence Media. हमारा सबसे बड़ा काम है ये हिस्ट्री। तो नाइस। ये चूँकि आपने किताब की सिकल की बात की, मैं इस किताब के कुछ एक प्रसंग हैं जो आपकी ज़बान से सुनना चाहूँगा। एक तो वो है जिसमें लोग जिन्ना कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार हूँ, मुसलमानों का वो देश 14 अगस्त को बनेगा, और इतने वो बड़े पैरोकार हैं कि वो रमज़ान के दिन, रोज़े के दिन लंच रखते हैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का, और वहाँ बैठी लियाकत अली खां की बेगम और उनकी बहन वो मजाक उड़ा रही इंडिया का कि ये तो ज्योतिषियों से देख के उद्घाटन कर रहे हैं। ये बताइए ज़रा प्रसंग। वो तो 14 को जो है, जिन्ना वैसे भी अपना दारू, अपना सोसेज वगैरह एंजॉय करने वाला, ईटिंग, एंजॉयिंग हिज लिकर एंड सिगार, और गांधी से लड़ते थे वो 20s तक कि आप धर्म को क्यों ला रहे हो भाई, इस्लाम हिंदुइज्म को। मतलब मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा, जब मैं उनको इस किताब के बारे में बता रहा था, तो वो यही बोली कि देखिए कितना बड़ा फुल सर्कल है कि इनकी शुरुआती बहस होती है गांधी और जिन्ना की इस बात पे, जिसमें गांधी बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं कि राम राज्य होगा, सत्य अहिंसा, सत्याग्रह, और जिन्ना कह रहे हैं कि भाई इससे दूर रखिए। और फाइनली 47-48 में आके गांधी कह रहे हैं कि नहीं साहब, रिलीजन डिवाइड कर रहा है इस तरह से इस्तेमाल होके, और जिन्ना कह रहा है नहीं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। और जिन्ना का यार दोस्त कौन है? दालमिया, जिनको जिन्ना अपना घर बेचा है, और उधर जैसे दालमिया घर खरीदने के बाद उसको गौशाला बना देती। तो जिन्ना बड़ा
कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर है। तो उनको ना इस्लाम जानता था और मतलब ही वॉज नॉट वेरी रिलीजियस, और उसको नहीं तो अगस्त 14 को जिस दिन वो फास्टिंग का डे था उन लोगों का, मतलब मंथ था, उसने लंच क्यों रखा, डिनर रख सकता था। तो वो जो है वो उतना भी वो रिलीजियसली वो इन्वॉल्व नहीं था in personal life. So I think both the countries in birth took a lot of religious inspiration and spirituality into it. Like India में हमने astrologers का advice में 14th late evening और 13 और 15 अगस्त जो है वो अशुभ है, अशुभ है, और इसलिए 14 की रात को शुरू कर रहे हैं। तो वो सब ठीक, आई थिंक दैट इज हु वी आर, ईस्टर्न जो वट एवर यू कॉल इट, यू नो, हम हमारा वही है। बट जिन्ना वाज एक्चुअली मिसफिट, दैट इज वाई वो अगस्त 14 को उसने लंच रखा उधर कर और माउंट बैटन को बुलाया, और बाद में पता चल कि आज फास्टिंग है। वो खुद गवर्नर जनरल बन गए। इंडिया ने ऐसे कंसीडर नहीं किया, हमने माउंटबेटन को क्यों बनाया गवर्नर जनरल? नहीं, एक्चुअली द ओरिजिनल आइडिया वाज माउंटबैटन वुड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बोथ द कंट्रीज, डोमिनियंस, बट वो जिन्ना ने बाद में वो किया। बट इंडिया में क्या था कि we keep our word. We kept our word. One is we kept our word. Second is, if you see, they were very insistent. Nehru, Patel, etc. were very insistent that India, Britain should have friendly relationship and there should not be a dirty break. Petty break नहीं होना चाहिए। उसका बड़ा interesting lot of instances are there. For example, there are moments in that period when Patel, for example, Patel transfers one officer. तो माउंटबैटन को गुस्साता है, उसको चिट्ठी भेजता है, और पटेल सॉरी बोल के वापस आता है, सॉरी बोल के विड्रॉ कर देते। तो वो जो इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसे नहीं कि ये माउंटबैटन कोई फिरंग आर्मी दूर बैठा हुआ, इनका बीच में जो ह्यूमन इंटरेक्शन था उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रिस्पेक्ट और काफ़ी वो था, यू नो, बड़ापन था। सो वी नेवर, इंडिया वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्प्लिटिंग अवे फ्रॉम ब्रिटेन इन ए बिग वे। Second thing is, don't forget, as we were discussing, no, you are also talking about, you know, princely states. You need time to manage these things, and there was no better way than having a British Governor General with the power of the empire behind him. So I think they were right to buy that time. इसमें गुजरात का मसला सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपने एक्सप्लेन भी किया है, जिसमें बाद में बुच को और इन सबको बुलाया भी जाता है, सीसी देसाई को और फिर ढेबर, है ना, कि एक राज्य है जूनागढ़, उसके पहले नवानगर के जाम साहब सब पूरी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे रियासतें भी हैं, मतलब गोंडल और ध्रांगध्रा जैसी रियासतें हैं, पर और तालुका के लेवल पे भी हैं। और इन सब के बीच जब महाबत खान जो जूनागढ़ के नवाब हैं और कुत्तों के शौकीन साहब, क्या ही, तो 2000 कुत्ते हैं, और जो भुट्टो हैं उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो, वो लास्ट तक झूठ बोलते रहते हैं, लास्ट तक वो दवे साहब का भाषण होता है, बिल्कुल तब तक भी लगता है सब ठीक है। ज़रा वो बताइए जूनागढ़, क्योंकि जूनागढ़ भी फिर रेफरेंडम में गया था। देखो, उसका जूनागढ़ तो 82% हिंदू पॉपुलेशन, बिल्कुल। जूनागढ़ तो काठियावाड़ का लार्जर रीजन का इफ यू देखेगा तो सबसे इंडिया का कॉम्प्लिकेटेड रीजन हुआ था, और वो गांधी का और पटेल का, गांधी का तो जन्म और फॉर्मेटिव ईयर्स उधर ही था, तो काफी इमोशनल। परिवार जूनागढ़ से आया, फिर पोरबंदर, बिल्कुल, पोरबंदर भी काठियावाड़ का पार्ट है, पटेल का भी बड़ा काफी उसमें तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली हमारा काफी लीडर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन भी था, इतना प्रिंसिपैलिटी, और जमीन से सीमा लगती है, समंदर से, जमीन से, राइट, इतना पोर्ट्स है। तो उधर जो है नवानगर का महाराजा, फॉर एग्जाम्पल, नवानगर in public he is pretending to be pro-India, but in private he is also trying to create the larger federation of Kathiawar, which can remain independent. But उस एरिया में, उस रीजन में सबसे जो सरप्राइजिंग एक्चुअली होता है जूनागढ़ का, क्योंकि जब हम आज से वापस मुड़ के जाता देखे तो हमको लगेगा कि ये बड़ा सिंपल चीज़ है, बट ये UN देवर वगैरह जो लीडर्स है उनका जो, इफ़ यू रीड देयर प्राइवेट पेपर्स एंड नोट्स, एक्चुअली ओनली ऑन अगस्त 15 सुबह उनको पता चला कि जूनागढ़ पाकिस्तान में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। वो 13 को ज्वाइन कर चुका था, बट किसी को मालूम नहीं था, अनाउंस नहीं किया और झूठ बोलते रहे। तो उसके बाद इनफैक्ट सम ऑफ द पेपर्स दैट आई हैव यूज्ड हियर
have come from, in 48 they recovered some documents from Junagadh Fort Palace. वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ रेफरेंसेस मुझे मिला था. ये जूनागढ़ के नवाब की बीवी थी जिन्होंने एक 13-14 साल के हेल्प को मार डाला था पाकिस्तान में. बिल्कुल मर्डर केस हुआ था, बट केस क्या हो, मतलब मर्डर किया था. तो वो जो एरिया रीजन जो है, और बड़ौदा भी है उधर, तो इट्स अ वेरी, सो गुजरात, मॉडर्न गुजरात इज अ वेरी एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली रिलीजियसली सोमनाथ भी उधर ही है. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. और उधर जो है दे पटेल ब्रिंग्स 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स विद स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस टू द रीजन. एक तो यमन बुच साहब है, और there is one more officer who first goes into the field. बेनी सिंह बाना सिंह जी. तो ये सब लोग जो है उधर रह के उसको जुड़ा. तो वो जो है वो इट्स अ स्टोरी वर्थ ऑन इट्स ओन, एन एंटायर बुक. लंदन में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी? मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग था ये पढ़ना कि 18 जुलाई 1947 जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट है कि अब भारत आज़ाद होने जा रहा है, ये वहाँ पे. और जो 18वां चैप्टर जिसका नाम है द किंग विल सिट, है ना. तो वो क्या शब्द होता है? ले रॉय ले विल्ट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इज इट अ लैटिन वर्ड? आई मीन ले रॉय ले वोल्ट, द किंग विल सिट. क्या प्रोसेस होता है ये जिसमें वो पढ़ रहे हैं, क्लर्क अनाउंस कर रहा है, पियर्स कह रहे हैं कि द किंग विल सिट? हाँ, वो तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ द लॉर्ड्स अप्रूविंग द बिल. कानून. कानून हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पहले ही हो चुका था. तो इट इज जस्ट द फॉर्मेलिटी ऑफ इट. ठप्पा. हाँ, ठप्पा दे रहे. बट वो जो ठप्पा दे रहे उनमें इम्पोर्टेंस है ये कि देखो उस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बिल्डिंग अपना हाउस नहीं थे. दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए एंटी रूम. राजा के रिबन्स रूम से ऑपरेट कर रहे थे बिकॉज पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज डैमेज पार्शियली. बम गिरा दिए थे. या तो इसीलिए वो इंटरेस्टिंग है. और ब्रिटेन में जो है देयर वर 3 kinds of Britishers in power who had access to power or were in power. One were people like Attlee who knew that we have to leave India quickly. The second were people who were ambivalent about it, whether we should leave or not. Third was a very powerful network of British officers and British royalties who were actively supporting the Indian princely states who wanted to remain independent. तो तीनों का काफ़ी इन्फ्लुएंस है लंदन में. और खूब पैसे बहाए जा रहे थे पानी की तरह लंदन में लॉबिंग के लिए. बिल्कुल, लंदन में जा रहे थे. और उन दिनों काफ़ी जो रूलर्स बड़ौदा वगैरह से, इंदौर वगैरह से, वो आगे भी 48 में भी काफ़ी चीज़ इधर से स्मगल होकर बाहर चला गया था. डायमंड्स, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आप जानते होगा अमेरिका का जो बहुत फेमस ज्वेलरी ब्रांड है अभी, हैरी विंस्टन करके, उनका भी नाम इंडियन इंटेलिजेंस फाइल्स में है फॉर हेल्पिंग स्मगल डायमंड्स एंड गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम इंडियन रूलर्स. आज हैरी विंस्टन अमेरिका का वन ऑफ द टॉप ज्वेलरी ब्रांड्स है. कमाल है. ये बंदूकें निकालने का भी बड़ा चलन हुआ. जोधपुर के राजा ने वीपी मेनन पे बंदूक तान दी थी. ये क्या मामला है? जोधपुर बड़ा कमाल की, वो कमाल नहीं, मतलब एक्चुअली इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी बिकॉज ही इज जस्ट 24 years old एंड इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेलिटी. वो बंदा जो है हनुमंत सिंह राठौर जाता है. वो 3 महीने 4 महीने हुए उसका पिताजी का देहांत हुआ. सो ये जो है ना वो उनको ये पता चल जाता है कि इंदौर का महाराजा और बड़ौदा वगैरह अभी इंडिया से मतलब इंडिपेंडेंट होने वाला है. तो उनको लगता है हम भी करें. तो भोपाल का नवाब को फ़ोन करता है, बोलता है कि भाई जिन्ना से मिलना है. तो दिल्ली पहुंच जाती है. तो नवाब उनको लेकर जिन्ना के पास जाते हैं. जिन्ना उनको ऑलमोस्ट ब्लैंक पेपर देते हैं, बोलता है कि तुम कराची का पोर्ट फ्री में यूज़ कर लो, सिंध का रेलवे तुम्हारा फ्री एक्सेस है, जहाँ भी तुम्हारा फूड नहीं है उधर मैं खाना पहुंचा दूंगा. सब कलम देके बोलते हैं, अपनी स्याही से लिख लो क्या चाहिए, जो चाहिए साइन कर लो. बट he goes back and over the next 2-3 days the pressure begins to mount on him and then he comes back on Mountbatten's orders. So when he comes back, so by that time Mountbatten is negotiating with multiple people. Mountbatten, Menon, Patel, they are all negotiating with multiple people in multiple rooms. उधर जो है माउंटबैटन इनको हनुमंत सिंह और वीपी मेनन को छोड़ के दूसरे रूम में चले जाते हैं. That's a time when the ruler of जोधपुर
गुस्से में अपना वो पेन है बंदूक का, गन विच इज लुक्स लाइक ए पेन, गन विच लुक्स लाइक ए पेन, उसको निकाल के उसको धमकी देता है कि मैं साइन करूंगा मेरे लोगों को खाना मिलना चाहिए वगैरह वगैरह. At one point, the young ruler pulled out his revolver aimed at Menon and said he would shoot him down like a dog if he went back on his word about providing food to the starving people of his state. मेरे राज्य के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए वरना मार डालूंगा. क्या ही कैरेक्टर थे ये लोग. I swear. Sir, what's your learning while writing this book about India's history? देखो मेरा लर्निंग सिंपल है. हम जो है बाय ऑल साइंटिफिक असेसमेंट 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका से निकले थे, मॉडर्न ह्यूमन एवोल्यूशन जो बोलिए. और हिस्ट्री में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डेयरिंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का नाम इंडिया है. क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं कि इतना डाइवर्स डिफरेंट लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ, रिलीजन जो भी बोली, हम सब मिलके एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीसफुली जीने का वादा करता है. हाँ, इंडिया को और हमारे रिपब्लिक को काफ़ी नेगेटिव्स है, प्रॉब्लम्स है. वी आर नॉट परफेक्ट यूनियन, देयर कैन बी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स. But there is no doubt that there is no human experiment of this scale that has happened in history. No empire can match this. No other nation state can match us. My learning is that this experiment was a creation of a group of geniuses like Gandhi, Nehru, Patel, and lot of little known people that I talk about in my book. But my lesson is also that, and my instruction is also that you and me and our generation and the younger ones, हमारे जिम्मेवारी है कि इसको प्रोटेक्ट करना. इस रिपब्लिक को ना बनाना बड़ा मुश्किल था और बड़ा आसानी से वी कैन लूज दिस. और हमारे ऊपर होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने इस रिपब्लिक को उस जिम्मेवारी से सेफली नहीं रखा. देखो इसका एनिमीज बहुत है. पावर हंग्री पॉलिटिशियंस होंगे, क्रोनिक कैपिटलिस्ट होंगे, फॉरेन पावर्स होंगे, अलग अलग तरीके का एनिमीज हर बार होंगे. बट जितना भी ताकतवर हो, ये हमारे ऊपर है कि इसको सेफ रखिए. ये कितना ज़रूरी है कि हम और आप अपने देश के इतिहास और उसकी जटिलताओं के बारे में जानें ताकि हम गणतंत्र के पहरेदार हों, क्योंकि ये अपनी पहरेदारी है. सर सीपी रामास्वामी बहुत कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर, त्रावणकोर को इतनी समृद्ध स्थितियों पर पहुंचाने वाले, खींचकर इस्तीफा देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, त्रावणकोर अलग देश नहीं बना पाते हैं. अब उनकी भविष्यवाणी सुनिए. कहते हैं कि आप देखिएगा कि भारत में कम से कम आधा दर्जन तो रियासतें बची रहेंगी भारत की आज़ादी के बाद भी. और ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये इतने कांग्रेस के नेता हुक्म चलाते दिख रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक इन सबका कत्ल कर दिया जाएगा. ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, ये उनकी भविष्यवाणी है. बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये भारत का एक आज़ाद और संगठित मुल्क होना बड़ी खामा ख्याली है, ये नहीं होगा, रियासतों में बढ़ जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा. इनफैक्ट एक जगह आपने बड़ी खूबसूरती से लिंकन की स्पीच का जिक्र किया है, माउंटबेटन या पटेल की, स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पटेल का एड्रेस है. हाँ, पटेल का एड्रेस है, जिसमें वो कि बहुत ही शुगर कोटेड ढंग से कह रहे हैं नहीं हमें लड़ाई नहीं चाहिए, सब एक आ जाओ, सब ठीक है. एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि रियासतों के प्रति नेहरू वॉज द बैड कॉप, कि ये सब क्या इन राजाओं ने लगा रखा है, कायदे से आए, गणतंत्र है, लोगों की चलेगी, प्रजामंडलों की चलेगी, और रियासतों के सब लोग चिढ़ रहे हैं नेहरू से, और पटेल से कह रहे हैं हाँ ये तो फिर भी ठीक है, बात तो सुनता है कम से कम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे महाराजा हरि सिंह की बात होती जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, वो कतई नहीं चाहते थे कि गांधी या नेहरू श्रीनगर आएं, पर 30 जुलाई के रोज़, आज इतिहास में पलट कर देखिए आप, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ. अब सवा साल भी नहीं, कुछ ही महीनों बाद गांधी जी का कत्ल कर दिया जाता है 30 जनवरी के रोज़. 30 जुलाई को वो जाते हैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ के रावलपिंडी, और वहाँ फिर कार से श्रीनगर पहुँचते हैं. और बेगम अकबर जहाँ हैं, जो शेख
अब्दुल्ला की पत्नी और 500 महिलाएं वो वहाँ पे गांधी का स्वागत करती हैं श्रीनगर में। फिर पूरा वो जुलूस निकलता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोकतंत्र की मांग चल रही थी और उनके प्रधानमंत्री का भी तब तक इस्तीफा हो चुका था, रामचंद्र काका का, है ना, जो वहाँ के थे। तो इतिहास में इतने ब्यौरे हैं, इतने प्रसंग हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बेस पे या किसी नेता के जहरीले भाषण के बेस पर एक पक्षी राय मत बनाइए, खूब पढ़िए। ये नेता थे, ये कोई दैवीय विधान से निकले पुरुष या महिलाएं नहीं थे। इनसे गलतियां हुई होंगी, इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत बड़े फैसले लिए, पर इन सब की जो नियत थी वो ये थी कि भारत किस तरह से एक रहे और मजबूत रहे, है ना। आप समझिए कि पटेल के सामने चिट्ठियां आ रही हैं कि 700-800 खाकसार जुट गए हैं जो दिल्ली में बलवा करना चाहते हैं। ये एक मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप था जो इनिशियली इस बात का विरोध करता था कि पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए, बकवास चीज़ है, ये क्या पाकिस्तान है। फिर आखिरी में वो जुट रहे हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली नहीं दे सकते, आगरा नहीं दे सकते, ये तो मुगलों की निशानी है। तो इतिहास के ऐसे कई फुटनोट हैं जो उस समय की प्रवृत्तियों को बताते हैं। सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से रन कर रहे थे, पर सबसे ज़रूरी बात है जानना। जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल के किनारे धरना और तमाम चंचल मन की हरकतों को एक तरफ विसर्जित करके पालथी मार के बगल में पानी की बोतल धर के हाथ में ऐसे एक पेंसिल लेके पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए आपको पुस्तकालय में आना होगा। हर हफ्ते हम एक नई किताब के साथ, एक लेखक के साथ आपसे वाबस्ता होंगे, ताकि हमारे देश में पढ़ने का, समझने का, सुनने का संस्कार विकसित हो। जोसेफ साहब, मैं आपसे विदाई लूँ उससे पहले ये हमारे पुस्तकालय का आखिरी सेगमेंट है। जो लोग भारत की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, आपकी किताबें तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसी 5 किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहें कि भाई इफ़ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द हिस्ट्री, तो ये किताबें ज़रूर पढ़िए, अगर आप हमें बता सकें ऐसे। मॉडर्न इंडिया में फार टू मेनी बुक्स। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। I think discovery of India is a must, compulsory. पंडित नेहरू, Pandit डिस्कवरी Nehru. ऑफ इंडिया। Third, you want to stick to the post-independence period. नहीं नहीं, आप देखिए, हम लोगों को तो कायदे से जो शेखर बंदोपाध्याय ने जैसे लिखा है, पलासी से विभाजन तक, तो हम लोगों की हिस्ट्री जो है मॉडर्न की, मेरा तो ये मानना है कि हम पलासी जब हारे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी के राइट्स मिले बंगाल के, हम तो वहीं से गेम लूज करना शुरू कर गए थे। बिल्कुल, मतलब, और बल्कि उसके पहले जाएं तो जो पानीपत की लड़ाई हारे मराठा 1761 की, जिसके बाद ये तय हो गया कि साहब कोई रूल करे, मराठे नहीं करेंगे, है ना। वो लड़ाई अगर जीत जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं घुस पाती, हम आपस में सुलटते। तो वहाँ से आप बताइए, 17 से पानीपत की लड़ाई के बाद से कोई आपने पढ़ी हो चीज़ें, मतलब आपने बहुत पढ़ा है पर नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ, बिकॉज जैसे पिछले 1.5-2 साल से मैं सिर्फ वही किताबें पढ़े कि जो ओरिजिनल पेपर्स है, ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स। इनफैक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन टू रीड, नो द ड्रामा, स्पेशली। कहाँ पढ़ सकते हैं इनको? वॉल्यूम 12 डिजिटली अवेलेबल है, मैसिव बुक है बट डिजिटली अवेलेबल है। वॉल्यूम 12 जो है, वॉल्यूम 12 is very interesting because it's a summary ट्रांसफर पेपर्स, ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स। पटेल का जो है राजमोहन गांधी का बायोग्राफी, हाँ बहुत अच्छी हो। 25 साल हो गया, है ना, 25। हाँ, आई थिंक इट इज टाइम टू somebody wrote a new book, new biography, new well researched biography of Patel, because नए डॉक्यूमेंट्स आए, नए डॉक्यूमेंट्स आए हुए, है ना। और वो हिंदी में भी उपलब्ध है, वो हाँ, राजमोहन गांधी वाली। राजमोहन जी। गांधी का। फिर देखो, पी साईनाथ का एवरीवन लव्स अ ड्राउट मस्ट बी रेड, बिकॉज कि हमारा देश में जो हो रहा है ना, जो डिवाइड बिटवीन द पुअर एंड द रिच, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पी साईनाथ का बुक जरूर पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो इफ इट इज़ इन हिंदी, इंग्लिश में तो है। हाँ, ये मुझे भी श्योर नहीं, क्योंकि मैंने भी अंग्रेजी में पढ़ी है। हिंदी में भी इसी तरह का एक रिपोर्टाज है, उतना विस्तृत नहीं है। हिंदी के एक बहुत महान साहित्यकार हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनका मैला आंचल करके एक बड़ा मशहूर उपन्यास है। उन्होंने बिहार में बाढ़ की रिपोर्टिंग की थी, ऋण जल धन जल। ऋण जल मतलब पानी का घटना, और धन जल मतलब पानी का बढ़ना। बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है, पर साईनाथ साहब का तो बहुत लंबा काम है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम विद अस इज दैट जो रूरल से है वो अर्बन समझ नहीं रहे।
और इंडिया तो लार्जली अभी भी रूरल है, बिल्कुल। और जब तक हम रूरल रीजन नहीं समझेगा हम इंडिया क्या समझेंगे. अभी जो है, आई एम जस्ट बीइंग केयरफुल बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक सम नेम ऑफ द बुक व्हिच फ्रेंड्स हैव रिटर्न. नहीं नहीं, आप प्लीज बताइए, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं भाई? आपके दोस्त हैं, बड़ी कमाल की बात है, लेकिन नो, जैसे लाइफ ऑफ सईदा एक्स, अभी जो हमारा दोस्त नेहा दीक्षित ने, लिखा हाँ, है, अच्छी किताब है. it is also telling us, because I think it is very easy to understand what, if you read our English media, it is very easy to understand what makes money and who are the successful people business financially, but that's not what societies are made of. So that's why I'm trying to think of these kind of things. कल मैं वो लेके आया रोमला थापर जी की जो ऑटोबायोग्राफी आई है. या मैंने अभी खरीद के काफ़ी बुक्स रखा हुए, मेरा अभी क्या है कि बुक्स काफ़ी रखा हुए, क्योंकि मैंने पढ़ने का टाइम नहीं मिला अभी कुछ महीनों से, क्योंकि इस किताब में मेरा आई वाज कंप्लीटली अभी लॉस्ट. हिंदी में मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय का अरुंधति हिंदी रॉय अनुवाद का, भी आ रहा है. हाँ. प्रभात सिंह ने उसको ट्रांसलेट किया है. हाँ, अरुंधति रॉय का उस किताब का जो है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट्स ही पढ़ा है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल टेलिंग ऑफ ए वुमन एंड I've read the book. यू हैव रेड द बुक. हाँ, मैंने फ्लाइट में निपटाई थी. she's one of our most outstanding writers for sure. Yeah, बहुत in ही fact तगड़ा प्रोज है. in fact two novels, one is Midnight Children. I think it must be a compulsory read for the beauty of writing and the way he has, he recreates that period. सलमान रश्दी. Salman Rushdie. दूसरा जो है अरुंधति रॉय का God of Small Things, because I think it is so poetic and so beautifully written. It's instructive on how to write fiction in many ways, अभी हम लोग देखिए बार बार जिन्ना का जिक्र कर रहे थे. पाकिस्तानी ओरिजिन के एक राइटर है मोहम्मद हनीफ, हाँ बिल्कुल, है ना. उनकी किताब मैंने अभी एक पढ़ी, रिबेल इंग्लिश एकेडमी. the new one. बहुत कमाल की. हाँ, वो हम लोग शाहनवाज भुट्टो का जिक्र कर रहे थे. इनके बेटे जुल्फिकार को जब फांसी दी जाती है, उसके बाद से वो किताब शुरू होती है. उसका जो एक्सप्लोडिंग मैंगो, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है. कमाल की है. So books काफी है, मतलब I'm just saying that when you're talking, you're not in that frame of mind that I don't want to make a mistake of not listing out something very important. That's what I'm trying to think. But yeah, these books are very important, I think. And of late, there are also some very good efforts by journalists to document contemporary India, including crony capitalism and other ills, which are also, I think, you should read. But I think if you are someone like me, I do not necessarily read all book cover to cover. I taste Operative part. I taste every book. I flip through. Then I pick up that which I want to. I buy books, but I don't read all the books. I read that which is forcing me to read, and it's a very important process. पर आज की पुस्तकालय की जो किताब है बर्थ ऑफ अ नेशन, इसको आप बीच से मत पढ़िएगा. ये देखिए मेरे सारे चैप्टर्स, वैसे मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखूं, तो मैं जब एक चैप्टर पढ़ लेता हूं तो टिक लगा देता हूं. तो मैं चैप्टर 1 या 2 खत्म करूंगा, फिर वापस जाके वो हौसला देता है कि अच्छा इतना पढ़ लिया सारे, फिर मैं फाइनल टिक लगा देता हूँ, हो गए सारे चैप्टर, हो गए. बहुत कमाल की ये किताब. बहुत शुक्रिया आपका एक पाठक के तौर पे, आप हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आए. आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को देख रहे हैं. हमारा ये मानना है कि पढ़ना पढ़ाना एक समरसतामूलक समतामूलक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है. हम अपने तय प्रयास करते रहेंगे. आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप इन दिनों कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं. हमें तय करना है कि हमारे सिरहाने गुरूर सोएगा या ज्ञान की भूख सोएगी. सिरहाने तकिए के एक किताब होगी या फिर बहुत सारे अधूरे से ख्वाब भर होंगे बिना किसी ईंधन के, बिना किसी आग के. आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी. शुक्रिया.